राम राम साथियों, कैसे आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं निखिल कुमार एक बार फिर से आपके लिए एक करंट की वीडियो लेकर आया हूं जो वर्तमान में या पिछले एक दो दिनों से विवाद का विषय बना हुआ है भारत में। इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रैलियों में बयान दिया है। या तमिलनाडु की राजनीति इसी मुद्दे के इर्द गिर्द रहती है काफी सालों से। चाहे वो डीएमके हो, एआईएडीएमके हो, कोई भी पार्टियां हो, इस मुद्दे पर चुनावों में मत बटोरने का काम करती ही है। और बीजेपी ने तमिलनाडु के अंदर प्रवेश पाने के लिए या तमिल लोगों की संवेदनाएं एकत्रित करने के लिए इस मुद्दे को उठाया है। ठीक है साथियों, चुनावी तो देखिए चुनावी मुद्दा है, यानी कि भाजपा को लगभग 9.5 साल से ऊपर या 10 साल हो चुके हैं, क्योंकि 4 संहिता लग चुकी है लोकसभा चुनाव के लिए और अब इलेक्शन होने हैं। अब जाकर बीजेपी को याद आ रहा है तमिलनाडु का मुद्दा। तो एक किस्म से ये तमिल लोगों की संवेदनाएं एकत्रित करने का ही काम है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब क्या है, हमारी बातें क्या है, हमारा मतलब है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और क्या मुद्दा है, क्या विवाद है, इसको जान लेना। क्यों? आप एक सक्रिय विद्यार्थी और भारत देश के सक्रिय नागरिक होने का दावा करते हैं और आप एक सक्रिय मतदाता भी है साथियों। जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो मेरे आसपास है, मैं मानता हूं आप सभी एक सक्रिय मतदाता भी है। तो जब मतदान करें तो सभी मुद्दे आपके दिमाग के अंदर होने चाहिए। क्या मुद्दा है? देखिए, एक मैप आपके सामने लगा है। ये देखिए क्या है, मैं आपको समझाने का बताने का प्रयास करता हूं, बड़े ही ध्यान से बात सुनेंगे। ये तो है भारत का हिस्सा तमिलनाडु, और यह है श्रीलंका जिसे सिलोन भी कहा जाता है। यह है श्रीलंका जिसे सिलोन भी कहा जाता है, कुछ समय तक कहा जाता था। और इसके बीच में जहां पर आपको ये डॉट दिखाई दे रही है, ये डॉट, ये है कच्छातीव टापू विवाद। मैंने पिछली क्लासों में अगर आपको भारत और श्रीलंका के मैं संबंध करवाए हैं तो उसमें एक पॉइंट करवाया होगा कच्छातीव टापू का विवाद। एक बार क्यों विवाद आया ये मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। देखिए साथियों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। 16 साल 286 दिन प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। उसी समय एक विवाद उभरा था, कच्छातीव टापू विवाद। मान लीजिए ऐसे भारत का नीचे का ये एरिया मान ले तो कुछ ऐसा है, तमिलनाडु का एरिया नीचे का भारत का, और यहां पर अंडमान निकोबार को मान लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और यहां पर लगभग श्रीलंका आ ही जाता है। और ये पाक जल डमरुद्ध है जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर कुल मिलाकर यहां पर एक मामला है कच्छातीव टापू विवाद। भारत तो कहता है कि ये हमारा है, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, नेहरू सरकार की। भारत कहता था ये किसका है, भारत का है। श्रीलंका कहता था कि इसकी नजदीकियां कुछ हमसे है तो ये हमारा है। और ये क्यों महत्वपूर्ण? महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि यहां पर एक बड़ी मात्रा में मछलियां पाई जाती थी और हमारे तमिल भाई जो मछुआरे थे वो वहां पर जाते थे, वहां पर मछली लेने गए और श्रीलंका ने ये कह दिया ये तो हमारा है और आप श्रीलंका की बाउंड्री में आ गए हो, वीजा दिखाओ। भाई वीजा कहां से? वीजा नहीं तो उन्हें गिरफ्तार कर लेते थे और गिरफ्तारी के दौरान उनकी मृत्यु होने की खबरें बहुत ज्यादा सामने आती थी। तो नेहरू ने इसके ऊपर कोई अधिक बड़ा फैसला नहीं लिया और ये मामला ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ 13 दिनों के लिए अंतरिम प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा जी, उनके पास कुछ था ही नहीं। फिर कुछ लगभग कुछ मोटे मोटे 2 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी ताशकंद में समझौते के दौरान मृत्यु हो गई। फिर प्रधानमंत्री बनते 13 दिन के लिए गुलजारी लाल नंदा जी, अंतरिम प्रधानमंत्री, कोई बात नहीं है। फिर एक आयरन लेडी इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनती है और कुछ समय तक प्रधानमंत्री बनी रही और हाव भाव देखा देश का और सब कुछ। उसके बाद एक समय आया 1974। 1974 में इंदिरा गांधी ने एक समझौता कर लिया, एक समझौता कर लिया किसके साथ? श्रीलंका के साथ। और श्रीलंका के साथ समझौता करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो कच्छातीव टापू विवाद था ना, ये कच्छातीव टापू विवाद से भारत का दावा समाप्त करने की बात कह दी। यानी कुल मिलाकर ये टापू किसको सौंप दिया? श्रीलंका को यह टापू सौंप दिया इंदिरा गांधी ने समझौता करके। लंका को यह टापू सौंप दिया। उस दिन से लेकर
आज तक, ये 1976 में एक समझौता हुआ, इसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ 1976 में इमरजेंसी के दौरान, उसकी मैं चर्चा करूंगा अभी क्लास में। तो लगभग ये टापू जो है वो श्रीलंका के पास था और भारत इसमें कोई विवाद और विवाद नहीं कर रहा था। हालांकि तमिलनाडु राज्य अपने स्तर पर कभी विरोध करना, कभी कोर्ट में अपील करना, या कभी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना, या अपने मैनिफेस्टो के अंदर इस बात को लेकर आना, तमिलनाडु अपने स्तर पर कार्य कर रहा था, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर रही थी। वर्तमान समय में जब आप 2024 में है, तो वर्तमान समय में एकाएक बीजेपी सरकार और तमिलनाडु के बीजेपी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समस्त बीजेपी सरकार, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता भी शामिल है, उन्होंने इस मुद्दे को उठा दिया और उन्होंने कहा कि जो कच्चा टापू है ये भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टापू है और ये भारत के पास होना चाहिए। और इंदिरा गांधी का इस टापू को श्रीलंका को दे देना इंदिरा गांधी की एक गलती के रूप में हमारे सामने पेश करने का काम किया है। मुद्दा समझ में आया आपको? विवाद का विषय क्या है? विवाद का विषय क्या है? कच्चा द्वीप टापू। इसको नाम देंगे कॉपी के अंदर, कच्चा द्वीप टापू विवाद। ये एक विवाद का विषय है। ये कच्चा द्वीप टापू जो अब जिसके ऊपर श्रीलंका का प्रभुत्व है लगभग 1974 से, अब भारत फिर से उसके ऊपर अपना दावा जमाने की कोशिश कर रहा है और भारत कह रहा है कि ये हमारी सुरक्षा और सामरिक अखंडता और संप्रभुता की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और हम इसको लेकर रहेंगे। और तमिल संवेदनाओं को एकत्रित करने का काम केंद्र सरकार, वर्तमान की भारत सरकार या बीजेपी सरकार कर रही है। समझे बात को? नहीं समझे? विवाद का विषय क्या है? कच्चा द्वीप टापू विवाद। ये विवाद का विषय है। समझ में आया? अब चलते इस मैप के ऊपर, अब समझ में आएगा। जो श्रीलंका है, श्रीलंका के जो उत्तरी हिस्सा है ना, उत्तरी हिस्से को कहा जाता है जाफना प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है? जाफना प्रायद्वीप। इसमें हमने एक ऑपरेशन भी चलाया था अपना राजीव गांधी के समय, आपको मैं कराऊंगा जब श्रीलंका का संबंध करेंगे भारत के साथ। और ये अपना तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु के जो अंतिम छोर, इससे इधर तमिलनाडु के उधर और श्रीलंका के इधर बिल्कुल बीच में एक टापू है जो ज्वालामुखी के फटने के कारण लगभग 14वीं शताब्दी में पैदा हुआ। 14वीं शताब्दी में इस टापू का जन्म होता है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। ज्वालामुखी क्या होता है? दो प्लेट आपस में टकराती है और एक प्लेट नीचे चली जाती है, जब लावा दिग हो जाता है, वो लावा बाहर निकलने की कोशिश करता है और एक धमाका होकर बाहर निकल आता है लावा। जब लावा जम जाता है तो एक टापू का निर्माण हो जाता है। उसी पर एक कच्चा टापू विवाद हुआ। ये निर्जीव है, निर्जल है, ये यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो सकता, यहाँ पर पीने का पानी नहीं है, यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है, कोई भी रहता नहीं है। रामेश्वरम से अगर इसकी, यहाँ पर हमारा जो अंतिम क्षेत्र है ना तमिलनाडु, रामेश्वरम है, और रामेश्वरम से इसकी दूरी 33 किलोमीटर है। यानी कि भारत से इसकी दूरी कितनी है? 33 किलोमीटर से भारत से इसकी दूरी पड़ती है। और जाफना से अगर इसकी दूरी देखूं तो जाफना से इसकी दूरी पड़ती है 62 किलोमीटर। जाफना से दूरी कितनी पड़ती है इसकी? 62 किलोमीटर। और भारत के रामेश्वरम से दूरी कितनी पड़ती है इसकी? 33 किलोमीटर। लेकिन इसी के आसपास इधर या किधर एक टापू और है जो श्रीलंका का है, लेकिन उस टापू का क्या नाम? उस टापू का नाम है डेल्फट या डेल्फी। आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, डेल्फी दे सकते हैं या डेल्फट, जो भी है, डेल्फी लगा लीजिए। एक डेल्फी टापू है श्रीलंका का इसके आसपास, और उस डेल्फी टापू से इसकी दूरी मात्र 24 किलोमीटर है। उस टापू से इसकी दूरी मात्र कितनी है? 24 किलोमीटर। यानी कि श्रीलंका के क्षेत्र से इसकी दूरी 24 किलोमीटर है जो दूरस्थ क्षेत्र है, और भारत से इसकी दूरी 33 किलोमीटर। यानी कुल मिलाकर बीचों बीच मामला है। लगभग इतना ही भारत से दूरी पड़ती है, लगभग इतनी ही श्रीलंका से दूरी पड़ती है। लेकिन इस टापू पर कुछ भी नहीं है साथियों, कुछ भी नहीं है। एकमात्र इस टापू के बीचों बीच एक चीज बनी हुई है जिसे कहा जाता है चर्च। ईसाइयों का मामला है, एक चर्च बनी हुई है जहां पर ईसाई जाते हैं, और उस चर्च का नाम है सेंट एंथनी चर्च। ये आपसे पूछ सकता है, सेंट एंथनी या सेंट एंथोनी, कुछ भी लगा लीजिए, चर्च। और इस सेंट एंथोनी चर्च के अंदर, ये कैथोलिक चर्च है भाई, ये भी याद रखना। कैथोलिक है मतलब ईसाई धर्म के दो हिस्से हुए थे। जब धर्म सुधार हुआ ना तो ईसाइयों ने अपने आप को दो हिस्सों में बांट लिया, एक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट वो जो थोड़े सुधारवादी थे, कैथोलिक वो जो थोड़े से रूढ़िवादी थे। तो कैथोलिकों की चर्च है यहां पर कौन सी? सेंट एंथोनी चर्च। और यहां पर
तमिलनाडु के ईसाई भी जाते हैं, यहां पर तमिलनाडु के ईसाई भी जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए बिना वीजा के, और यहां पर लंका के ईसाई भी जाते हैं किसके लिए? पूजा अर्चना के लिए, अपना त्योहार मनाने के लिए। दोनों देशों के लगभग 2023 या जब भी लास्ट हुआ, लगभग 250 से प्लस पादरी यहां पर पहुंचे थे। 250 से प्लस पादरियों ने यहां पर एक फंक्शन का भी आयोजन किया था इस सेंट एंथोनी चर्च पर। यह लगभग कितना है इसके बीच हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है ना, इस क्षेत्रफल मात्र 385 एकड़ है। यह टापू कितने एरिया में फैला हुआ है? 385 एकड़ में टापू फैला हुआ है, लेकिन पीने का पानी यहां पर 1% भी नहीं है। 385 एकड़ में है, निर्जन है यह टापू, ध्यान रखेंगे। प्रारंभ में यह जाफना साम्राज्य के क्षेत्राधिकार में था। प्रारंभ की बात कर रहा हूं मैं 15वीं 16वीं शताब्दी की। किसके क्षेत्रफल में था? यह जाफना के उसमें क्षेत्राधिकार में था। 17वीं शताब्दी में रामनाद जमींदारी के क्षेत्र में अधिकार में आया। जो ये एरिया है ना, ये एरिया, यहां पर रामनाद जमींदारी चलती थी। कौन सी जमींदारी? रामनाद। तो ये किसके क्षेत्र में आ गया? रामनाद जमींदारी के क्षेत्र में आया। यानी किसके क्षेत्र में आ गया? भारत के क्षेत्र में आ गया नियंत्रण। 17वीं शताब्दी में यह सब हो ही रहा था। जब अंग्रेज यहां पर आए तो इस टापू को मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ले आया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी का इसके ऊपर नियंत्रण हो गया, या इसके निकटतम रेजिडेंसी कौन सी लग गई? मद्रास प्रेसिडेंसी होगी। फिर तमिलनाडु राज्य बना, फिर तमिलनाडु राज्य के नियंत्रण में इसको कहा जाने लगा, और ऐसा करते करते वर्ष आ गया 1974 का, जो मैं यहां पर बात करके गया था थोड़ी देर पहले आपसे। वर्ष आ गया 1974 का, और प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के साथ एक समझौता किया, और समझौते के द्वारा भारत का प्रभुत्व समाप्त कर लिया, और यह टापू किसको दे दिया? श्रीलंका को दे दिया। इसके साथ मैं देखिए, मैं किसी दल या किसी पार्टी संबंध नहीं रखता हूं। मैं आपको स्पष्ट बात बताता हूं क्या है कि ऐसा नहीं था। हमने बहुत दूरस्थ सोचकर ये बात की थी। जब हमको संबंध भी कराऊंगा तो आप इस क्षेत्र में भारत एक बड़े भाई की भूमिका निभाता है। भारत एक बड़ा भाई है। क्यों? जो हमारे आसपास के पड़ोसी है ना, वो इतना वहां पर लोकतंत्र भी नहीं है, हमारे छोटे भाई की तरह रहते हैं। चाहे बात पाकिस्तान की हो, चाहे बात बांग्लादेश की हो, चाहे बात श्रीलंका की हो, चाहे बात इंडोनेशिया की हो, चाहे बात म्यांमार की हो। ये जो इस भारतीय उपमहाद्वीप के जो क्षेत्रफल के ये इधर रहते हैं, इसमें भारत एक बड़ा भाई की भूमिका निभाता है। तो जब भी आप किसी कुछ लेना चाहते हैं ना, उससे पहले उसको कुछ दो। भारत ने इसको कच्चा टापू दिया, क्यों? ताकि श्रीलंका चीन से दूर रहे। अगर आप समझो, एक बात को समझो आप, ये भारत है, लगभग भारत है, यहां पर लंका है, और यहां पर चीन है। तो अगर आप श्रीलंका को कुछ नहीं दोगे तो श्रीलंका कहां जाएगा? चीन के पास जाएगा। और अभी चीन की एक नीति भी चल रही है, स्ट्रिंग ऑफ द पल्स की नीति। मोतियों की माला बना रहा है चीन, भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। आपने सुना ही होगा ये बातें। अब श्रीलंका चीन की गोद में जाकर बैठ जाएगा, फिर भारत को समस्या हो जाएगी, क्यों? भारत का एकदम निकटतम पड़ोसी है। अगर चीन में कुछ भी हलचल होती है तो भारत की संप्रभुता और अखंडता को एकदम खतरा है। अगर चीन यहां पर अपने सैनिक तैनात कर देता है, चीन यहां पर कोई मिसाइल तैनात कर देता, तो भारत के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। जिस प्रकार भारत के लिए भूटान महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार भारत के लिए श्रीलंका भी महत्वपूर्ण है। तो हमने श्रीलंका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए श्रीलंका को कच्चा टापू दिया था। क्यों? क्योंकि हमारे इसका कोई देखो ना, तो इधर कोई संसाधन है ना, ऐसी कोई गड़ी चीज या बहुत ज्यादा सोना स्वर्ण गड्ढे हो, कुछ भी नहीं था। तो हमने सोचा कोई काम का तो है नहीं, दे देते श्रीलंका, कोई बड़ी बात नहीं होती भाई, दे दिया एक बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए, जिस कारण श्रीलंका ने भी हमारा पुरजोर समर्थन किया और हमारे पास रहा। श्रीलंका चीन की तरफ नहीं गया। ठीक है, ये हुआ 1974 में। किसको सौंप दिया हमने? श्रीलंका को सौंप दिया। फिर 1976 में जब इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा, सॉरी, बार 1974 में समझौते की तरफ आता हूं मैं। क्या क्या वो 74 में समझौता हुआ, तो इसके बाद लिखेंगे लंका के अनुसार मछुआरों को केवल 3 अधिकार दिए गए। इसके यहां मछुआरों को केवल भारतीय, अगर कोई देखो समझो, अगर कोई भारतीय मछुआरा है जो मछली पकड़ने जाते हैं, उसको केवल कितने अधिकार है यहां पर? 3। एक तो वो मछली पकड़ते हुए यहां पर आराम कर सकते हैं, एक वो अपना जाल सुखा सकते हैं। आप मछली पकड़ने गए, आपका जाल गिल्ला तो होगा ही, समुद्र में फेंकोगे, अपना जाल सुखा सकते हैं, आप वहां पर आराम कर सकते हैं। या आप बिना वीजा के, देखो ये काम भी बिना वीजा के हो रहे थे, या आप बिना वीजा के, बिना
वीजा के बिना वीजा के चर्च में जा सकते हैं। कौन सी चर्च बताना? सेंट एंथनी चर्च में आप बिना वीजा के जा सकते। केवल भारतीयों के पास कितने अधिकार थे? 3। आप आराम कर सकते हैं उसके ऊपर बिना वीजा के, आप बिना वीजा के अपना जाल सुखा सकते हैं, और बिना वीजा के आप उस चर्च में आ जा सकते हैं, जो एक लंबे समय से 74 से लेकर अब तक चला आ रहा था। इसमें एक परिवर्तन किया गया कब? 1976 में। क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन यह हुआ कि एक क्षेत्र बनाया गया, विशेष आर्थिक क्षेत्र। एक बनाया तो गया, पहले भी था। तो एक क्षेत्र होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसका मतलब है, समझो, जो भारत की अंतिम सीमा है ना, मान लीजिए भारत की अंतिम सीमा ये है, आगे समुद्र है भारत के यहां पर, तो भारत की अंतिम सीमा, जो भारत की एकदम अंतिम सीमा होती है, जो कुछ भी है, उस अंतिम सीमा के 200 नॉटिकल माइल तक समुद्र की जो दूरी है वो किलोमीटर में नहीं मापी जाती, वो नॉटिकल माइल में मापी जाती। कितने नॉटिकल माइल? 200 नॉटिकल माइल तक कोई भी देश यहां पर मछली नहीं पकड़ेगा। यानी अगर भारत का क्षेत्र है तो श्रीलंका मछली नहीं पकड़ेगा, अगर श्रीलंका का 200 नॉटिकल माइल का क्षेत्र है तो भारत मछली नहीं पकड़ेगा। यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में दूसरे देश के मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई। कब? 19 बात ऐसे में नहीं आई। जो हमारी अंतिम सीमा होती है, अंतिम धरती की सीमा, जहां पर धरती है हमारी अंतिम, उस धरती के आगे पानी पानी है, वो उसके 200 नॉटिकल माइल तक वो भारत का क्षेत्र समझा जाता है। क्यों? सुरक्षा की दृष्टि से और अखंडता की दृष्टि से। वहां पर कुछ भी गतिविधि होगी तो भारत उस पर रोक लगा सकता है साथियों। कितने क्षेत्र पर? 200 नॉटिकल माइल तक। ऐसा चला आ रहा था। इसके बाद 1983 से लेकर 2009 तक, 1983 से लेकर 2009 तक श्रीलंका खुद गृह युद्ध में फंस गया। किस तरह का गृह युद्ध? बात बड़ी ही गहनता से करेंगे। प्रभाकरण की भी यहां पर लिट्टे, तमिल लिबरेशन, टाइगर तमिल लिबरेशन, एक आतंकवादी संगठन है लिट्टे। लिट्टे के कारण ये एक गृह युद्ध में फंसा रहा। 2009 में बाद भारत ने भी इसमें हस्तक्षेप किया था, जो राजीव गांधी की गलती मानी गई। भारत ने इसमें हस्तक्षेप किया, जो भारत के लिए बड़ा ही नकारात्मक रहा, और यहां पर हमारे काफी सैनिक भी मारे गए बिना किसी बात के। ठीक है, इतना तो हमने देखा बड़े स्तर पर। अब देखिए तमिलनाडु की राजनीति क्या रही इसके ऊपर, तमिलनाडु का रुख या तमिलनाडु की राय क्या रही। जैसे ही 1974 का समझौता हुआ, तमिलनाडु तब से इसका विरोध कर रहा है। तमिलनाडु का विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसके खिलाफ। तमिलनाडु कहता है कि यह जो समझौता किया आपने बिल्कुल गलत किया 1974 वाला, कच्छातीव टापू। क्यों? इनकी तमिलनाडु की एक बड़ी जनसंख्या मछली पकड़ने का काम करती है, और एक वो बड़ी जनसंख्या इसकी कच्छाटीव टापू, जो वहां पर संसाधन तो नहीं है लेकिन समझो समुद्र के बीचों बीच है, आप वहां पर बड़े स्तर पर मछली पकड़ने का काम कर सकते हो। तो तमिलनाडु के लोगों को प्रभाव पड़ा, इसके लिए तमिलनाडु इसका प्रदर्शन कर रहा है, विरोध प्रदर्शन 1974 से ही। और 2008 के अंदर यहां से संबंधित एक महिला, जो मैंने कराया भी था, जयललिता ने कोर्ट में याचिका लगाई। जयललिता ने कोर्ट में याचिका दी कि कच्छातीव टापू विवाद जो 1974 का वो हुआ है समझौता, उसकी एक बार जांच की जाए। 2008 में कुछ नहीं हुआ। फिर जब 2011 में जयललिता मुख्यमंत्री बनी तो तमिलनाडु की विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया। तमिलनाडु की विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा गया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। 2011 के अंदर, यहां पर यूपीए की सरकार थी केंद्र में उस समय। 2023 वर्तमान 2023 के अंदर क्या हुआ? वर्तमान 2023 में एम करुणानिधि के बेटे कौन मुख्यमंत्री है? एम के स्टोरलिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। जब श्रीलंका के कुछ बड़े नेता भारतीय दौरे पर थे, उस समय 2023 में एम के स्टोरलिन ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को कि जब वो दौरे पर आएंगे तो आप उनसे ये बातें भी करना। इसके लिए पत्र लिखा, उस पत्र को जवाब नहीं दिया गया 2023 के अंदर। इस प्रकार ये बातें चलती रही। अब भी तमिलनाडु से विरोध करा, और अब ताजा बात क्या है? ताजा है जो तमिलनाडु में सरकार तो नहीं है भाजपा की, तमिलनाडु में भाजपा की सरकार तो नहीं है। तमिलनाडु के जो भाजपा के अध्यक्ष है, उन्होंने अपने अकाउंट एक्स पर यह बात डाली, जिसको ट्विटर भी कहा जाता था पहले। इस पर एक बात उठाली और मांग उठाई कच्छातीव टापू विवाद की।
इस तरह की ये बात हुई, उन्होंने बात उठाई। फिर बीजेपी के प्रवक्ता, कई प्रवक्ताओं ने, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने भी टीवीओ पर आकर ये बात कही कि इंदिरा गांधी गलती थी, और फिर नरेंद्र मोदी ने भी रैलियों के अंदर ये बात कही, और कुल मिलाकर बीजेपी सरकार तमिलनाडु के अंदर प्रवेश कर रही है, तमिल संवेदनाओं को एकत्रित करने का काम करे। इसी बीच आपको एक बात और बता देता हूं, जब इसके खिलाफ जयललिता ने ये लगाई थी ना, याचिका लगाई थी, इस पर सुनवाई हुई तो 2014 के अंदर भारत के अटॉर्नी जनरल को आमंत्रित किया गया। भारत के अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया। अटॉर्नी जनरल वकील होता है सरकार का वकील होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ने कहा 2014 के अंदर कि जो कच्छाटीव टापू है ना, वो किसका है? श्रीलंका का है। क्यों? हमने समझौता करके दिया है, अगर आपको कच्छाटीव टापू चाहिए, उसका एक ही माध्यम है, अब युद्ध। एक अपर्यायी माध्यम है, आपको युद्ध करना होगा, वॉर करना होगा, जिसके लिए भारत कदापि तैयार नहीं है। कि किसका है वो? श्रीलंका का। अब खुद सरकार का वकील 2014 में तो प्रधानमंत्री बन ही चुके थे, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इनके अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दे रहे हैं? किसका है ये? श्रीलंका का है। और आज 10 साल बाद 2014 के अंदर बीजेपी ये दावा कर रही है तो भारत का है। तो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है कि अगर हमको मिलता है तो भारत के क्षेत्रफल में का एक वृद्धि तो होगी ही। मैं तो उसके लिए खुश हूं, हम सभी उसके लिए खुश हैं कि भारत की अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता और सामरिकता का एक महत्व तो है ही। चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। कुल मिलाकर आपके लिए क्या बात थी? आपके लिए बात यह थी कि आपको इस बात का पता होना चाहिए था कि कच्छाटीव टापू क्या है और क्या भारत के अंदर वर्तमान में विवाद चल रहा है। आपको इसके प्रति सजग होना चाहिए था, एक सजग विद्यार्थी और एक सजग नागरिक होने के नाते। ठीक है साथियों, ये मैंने करंट अफेयर करने का काम किया। एक बार फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे मिलूंगा मैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।